सबसे पहली चीज नोट डाउन कर लीजिए कि आगे 10 क्लासेस में क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं अगले 10 दिनों में। ठीक है, आज तो मैं बेसिक चीजें समझाऊंगा, ठीक है, सेंटेंस से रिलेटेड और कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्लास होगी, अगली जो क्लास होगी उसमें टेंसेस का बेसिक स्ट्रक्चर और टेंसेस के टेंस से रिलेटेड एस्पेक्ट को देखेंगे। टेंस जब करेंगे तो एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होगा उसमें। ठीक है, लिख लो, लिख लिया। तीसरा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरी क्लास जब भी होगी उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। अगली क्लास में हम वर्ड रूट को देखेंगे। किस चीज के लिए हेल्पफुल होगा ये? वर्ड रूट, हाँ, रूट्स ऑफ द वर्ड। किस चीज के लिए हेल्पफुल? तो होगा वर्ड फॉर्मेशन में, ये आता है सिनोनिम एंड एंटोनिम में। अगर आपको ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता हो तो इस पार्ट को ड्रॉप आउट कर देना, साफ साफ बता रहा हूं। किसी भी सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन में 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इजी, मीडियम एंड हार्ड। आपको आइडेंटिफाई करना है इजी कौन सा है। अभी आपने कोई भी फॉर्मली एजुकेशन लिया है एंटोनिम और सिनोनिम का? कोई प्रैक्टिस की है? नहीं की है ना। आज के डेट में भी मैं गारंटीड अगर आपको 10-10 एंटोनिम और सिनोनिम किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के दे दूंगा ना, तब भी उसमें से आप मिनिमम 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन आप सही करोगे, और 3 से 4 क्वेश्चन या वर्ड्स ऐसे मिलेंगे आपको जो इजी लेवल के होंगे, जिसका मीनिंग आपको पता ही होगा। गलती कहाँ होती है? उसके आगे बढ़ने में। 3 के बाद या 4 के बाद जब आप और देखने लगते हैं ना, तो दिक्कत होता है। दूसरी चीज, जब ये एंटोनिम सिनोनिम सेंटेंस के फॉर्मेशन में आता है, मतलब सेंटेंस के फॉर्मेट में आता है, तब ये थोड़ा ज्यादा इजी होता है। लेकिन जब सिंगल सिंगल वर्ड आ गया तब ये हो जाता है डिफिकल्ट। तो श्योर शॉट अगर हो सिंगल वाले में तब आप अटेम्प्ट करना, बाकी गेस तो कर सकते हो सिर्फ सेंटेंस वाले में। ठीक है, अगला 5th क्लास में हम पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे उसकी। ठीक है, उसके अलावा अगली क्लास में हम स्पॉटिंग एरर करेंगे, क्योंकि अब तक जो है वो हमारा ग्रामर, टेंसेज, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, तो अब हम स्पॉटिंग एरर आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये वो पार्ट है जो बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि इंग्लिश पढ़ना आता है तो आपको लगता है कि पैराग्राफ भी देख कर ही देंगे। ठीक है, और वैसे इजी भी होता है, इतना डिफिकल्ट होता भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट या फिर FIBs। FIB मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 2 तरीके का ऑर्डर देखेंगे, सेंटेंस ऑर्डर एंड वर्ड ऑर्डर। ठीक है, वर्ड ऑर्डर में क्या होता है? एक ही सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स को रीअरेंज करना होता है। अभी आप सब इसमें जो 12th वाले हैं उन्होंने इंग्लिश का पेपर तो दिया ही होगा, रीअरेंजमेंट आता है उसमें, हाँ, पैरा जंबल बोलते हैं ना, हाँ, तो वो उसी तरीके का होता है। सेंटेंस ऑर्डर क्या होता है? नहीं आता तुम्हारे में? अच्छा, ग्रामर नहीं होती ना। देखो कितनी बड़ी साजिश है तुम लोगों के खिलाफ। ग्रामर पढ़ाते नहीं है, लेकिन इसी मतलब 12 के बाद जैसे ही आप एग्जाम देने जाओगे ग्रामर पूछते हैं, पढ़ाते भले ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद सेंटेंस ऑर्डर क्या होता है? जिसमें सेंटेंसेस को रीअरेंज करना होता है। ठीक है, कि 4-5 अलग अलग सेंटेंस है तो वो सेंटेंस कम और लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा होता है। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज एग्जांपल ऑफ वर्बल रीजनिंग। वर्बल यानी कि लैंग्वेज वाला रीजनिंग, किसके बाद क्या इवेंट होना चाहिए। ठीक, और लास्टली डिनाई एंड रिफ्यूज में क्या डिफरेंस है? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है,
जो इस बार पेपर में आया था, है ना। हाँ, कि एक वर्ड का दो अलग अलग सेंस में यूज होता है, तो करेक्ट यूजेज किस तरीके का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेट्स रिवाइज की सेंटेंस, फ्रेज, इडियम, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। क्या है, सर मत हिलाओ, बताओ, ऐसे ऐसे नहीं। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, और भाई साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। अभी मैं टाइम नहीं दूंगा आपको। सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस का मतलब दो चीजें होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और उसके साथ साथ कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। कंप्लीट मीनिंग यानी कि कंप्लीट सेंस है तभी वो सेंटेंस होगा, और इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, अगर ये कंप्लीट ना हो करके इनकम्प्लीट हो तो क्या होगा, फ्रेज। एग्जाम्पल, हाँ, मेड अप ऑफ, हाँ, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो पूरे सेंटेंस में आता हो। जैसे कि दीपक इज प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। तो दीपक इज प्लेइंग इन द गार्डन में क्या है, ये पूरा का पूरा मीनिंगफुल है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये सेंटेंस हो गया। लेकिन मैं सीधा सीधा लिख दूं इन द गार्डन, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, गार्डन में मतलब सेंस तो है ना, सेंसलेस तो नहीं है, मीनिंग तो है, लेकिन इनकम्प्लीट है ना। अगर इसी को लिख दूं गार्डन द इन, इसका क्या मतलब है? ये सेंसलेस है, ये कुछ भी नहीं है। स्वर आता है ना, तो स्वर में किसका मतलब कुछ नहीं होता है। स्वर कितने होते हैं 11 होते हैं। कौन कौन से, हाँ, ये बताओ कुछ नहीं का मतलब कौन सा स्वर होता है, पढ़ते हैं ना, बीच में ऋषि आता है और लास्ट में क्या आता है, अंगा, मतलब कुछ नहीं, तो ये वही है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। ये फ्रेज है, और जब आप पूरा लिख दोगे दीपक इज प्लेइंग, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, समझ गए क्या सेंटेंस में अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसके पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस के जब हम पार्ट्स करेंगे तो एक तो ये हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि ये डूअर होगा, डूअर किसका होगा, एक्शन का, और एक्शन इज इक्वल टू वर्ब, ठीक है। तो जो भी वर्ब होगा इसमें ये वर्ब है, ठीक है, क्या है ये, वर्ब है। इसको कौन कर रहा है, हु एंड व्हाट का जो जवाब दे दे वो क्या होता है, सब्जेक्ट। हु एंड व्हाट का जवाब दे दे वो सब्जेक्ट, इसीलिए आता है सीक्वेंस में हु व्हाट, आगे हु व्हाट वेयर व्हेन हाउ एंड वाई, एलिमेंट्स। व्हेन का मतलब टाइम, जैसे लिखा हुआ है 4 o'clock, वेयर का मतलब एट द बैंक, ठीक है। इस तरीके के एडवर्बियल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, सब्जेक्ट हो गया और उसके अलावा प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बहुत हंसी आ रही है, किसको, क्या दिक्कत है, तू यहाँ इधर आके बैठ, इधर भी इन दोनों के बीच में आजा आजा। अब बैठ जा। तो वर्ब के सॉरी प्रेडिकेट के दो पार्ट होंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट दो तरीके का होगा, एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस का। अब ये बताओ, ये जो एग्जांपल है दीपक इज प्लेइंग इन द गार्डन,
ये इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये बताओ ये ऑब्जेक्ट किसका है? सेंटेंस का है कि वर्ब का है? ये किस चीज का है? सेंटेंस का है। अगर इसमें एक वर्ड ऐड कर दूं मैं, ठीक है, दीपक इज प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल अगर इसमें मैं ऐड कर दूं, दीपक इज प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन। अब यहां पे दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। क्या है? दो ऑब्जेक्ट है। एक फुटबॉल ऑब्जेक्ट है जो कि वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा फुटबॉल, ठीक है। और इन द गार्डन ये जो है वो सेंटेंस का, ठीक। जिस केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उस केस में हम इस वर्ब को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। और जिसमें नहीं होगा उसमें इनट्रांजिटिव, क्योंकि वो अपने एक्शन को इंप्लाई नहीं कर रहा है किसी पे। समझ गए? कोई डाउट? लिख लिया कि लिख रहे हो? लिख रहे हो? चलिए लिखो फिर। अब ये बताओ कि क्या ये जरूरी है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमेशा आगे रहेगा? हाँ? नहीं? तो एक दो पीछे वाला सेंटेंस का एग्जांपल देना। हाँ? जरूरी है? हाँ बताओ। और अच्छा ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द कैलाशा लिव्स शिवा। द आगे क्या कह सकते हैं? शिवा द ग्रेट कर लो यार, ठीक है, ये है। अब इसमें बताओ सेंटेंस में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है और सब्जेक्ट का क्या है? शिवा, ये सब्जेक्ट है और बाकी सारी चीजें प्रेडिकेट है। और जैसा बताया था सब्जेक्ट का क्या होना जरूरी है? किसी भी कोई भी वर्ड सब्जेक्ट है ये तभी हम डिसाइड कर सकते हैं जब वो एक्शन का डूअर हो, ठीक है, जब वो एक्शन का डूअर हो। अब इसका एग्जांपल एक्टिव और पैसिव में, मतलब इसका जो इम्प्लीकेशन है वो एक्टिव पैसिव के सेंस में यूज होता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया दीपक इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ठीक। अब इसमें हमने सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आप क्या सर्च करोगे? वर्ब, एक्शन हो क्या रहा है, ठीक है। और जिसमें वर्ब नहीं होगा उसमें आप देखोगे कि स्टेट क्या है। दो ही तरीके के सेंटेंस मिलेंगे आपको, या तो टू बी के या फिर टेंस के। टू बी का मतलब स्टेटस और टेंस का मतलब एक्शन। एक्शन विद स्टेटस मतलब टाइम के साथ एक्शन यानी कि टेंस, और खाली टाइम यानी कि टू बी, ठीक है। तो अब इसमें एक्शन क्या है? ये एक्शन है, ठीक है। अब इसको कौन प्ले कर रहा है? दीपक, दीपक बोल रहा हूं मैं। तो दीपक क्या हो गया? ये डूअर हो गया, और डूअर इज इक्वल टू सब्जेक्ट, ठीक। डूअर इज इक्वल टू सब्जेक्ट। अब इसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? इस एक्शन का इंपैक्ट किसके ऊपर है? फुटबॉल के ऊपर। तो जिसके ऊपर इंपैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। जिसके ऊपर इंपैक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका पैसिव क्या बनेगा? फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय डूअर, प्लेड बाय दीपक, ठीक है। अब ये बताओ कि इसमें डूअर क्या है? डूअर कौन है? एक्शन तो वही हो रहा है, एक्शन तो यही है, दिस इज एक्शन। लेकिन इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है? हु इज डूइंग इट? दीपक।
तो क्या दीपक सब्जेक्ट होगा? दीपक यहाँ सब्जेक्ट है क्या? यहाँ नहीं है ना, यहाँ नहीं है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? फुटबॉल। और मीनिंग वाइज ये क्या है? मीनिंग वाइज ये इंपैक्ट बियरर है, ठीक है, इस एक्शन का। तो इस पूरे दोनों इक्वेशन से आपको क्या समझ आ रहा है? एक्शन दोनों सेंटेंस में एक ही हो रहा है, खेलने का, प्ले का। करने वाला एक ही पर्सन है, दीपक। इंपैक्ट एक ही चीज पे हो रहा है, फुटबॉल पे, और दोनों सेंटेंसेस अलग है, ठीक है। तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टेंस में भी आता है, ठीक है। एक तो नॉर्मल होता है, कई तरीके का होता है, ठीक है। एडजेक्टिव से भी रिलेटेड होता है, सेंटेंस से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। आपने किया है ये एक्सरसाइज, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कोई एग्जांपल याद है? बताओ। द नाइफ इज नॉट शार्प, इसका कैसे चेंज करोगे? द नाइफ इज नॉट शार्प, द नाइफ इज ब्लंट, ठीक है। इज ही एन ऑनेस्ट पर्सन? इज ही एन ऑनेस्ट पर्सन? ध्यान से बताना है। आउट ऑफ द बॉक्स, नीले बक्से से बाहर वाला जवाब दिया है इसने, ठीक है। जब इंटेरोगेटिव होता है तो उसका अफर्मेटिव बनाते हैं हम। इज ही अ डिसऑनेस्ट पर्सन, ये बोला ना। तो इज ही डिसऑनेस्ट का मतलब ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। इसको इस तरीके से, क्या वो बेईमान है? नहीं, वो ईमानदार है। समझ गए? हाँ है, पर तो यही है, इसमें इधर उधर घुमा करके कान पकड़ना होता है। अब ये देखो, जब भी किसी बात को, एक्शन तो बीच में रहेगा, जब किसी भी बात को आप इम्पैक्ट बियरर के अकॉर्डिंग कहेंगे तो वो पैसिव होगा, और जब किसी बात को आप डूअर के अकॉर्डिंग कहेंगे तो वो एक्टिव होगा। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस बात को आप डूअर के अकॉर्डिंग कह सकते हैं और किस बात को इंपैक्ट बियरर को। हर सेंटेंस इंपैक्ट बियरर के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता और हर सेंटेंस डूअर के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। और इसी के इक्वेशन से एक्टिव और पैसिव के से रिलेटेड स्पॉटिंग एरर जो है वो आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल में, कॉमन एग्जांपल कि द कार हैज बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट 3 आवर्स। इस सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है? इस सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है? क्या? अभी टेंस बता रहा हूं, फिर तुम प्रेपोजिशन में जा रहे हो। सबसे पहली चीज टेंस ही चेक करना है किसी भी स्पॉटिंग एरर में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, क्योंकि टेंस के बेसिस पे ही कोई सेंटेंस बनता है, तो पहले वही बेस चेक करना है। अनुभव क्या बोलता है तुम्हारा अनुभव? डूअर नहीं है इसमें। जो स्ट्रक्चर है वो ये कह रहा है कि कार हैज बीन ड्राइविंग, मतलब मीनिंग वाइज ये लग रहा है कि ये जो ड्राइविंग का काम है ये कौन कर रहा है? कार। ऐसा हो सकता है? टेस्ला का होगा, ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे मानते नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। कोई ना कोई पर्सन इसको ड्राइव कर रहा होगा, तो हम इसको करेंगे, इसको अगर ये आ गया है तो अब पूरा का पूरा सेंटेंस तो चेंज करेंगे नहीं। करेक्ट करने के लिए तो हम इसको सीधे सीधे ड्रिवन कर देते हैं, ड्रिवन। अब बाई हम जब पैसिव करते हैं ना तो उसमें एक सेंटेंस आता है कि बाई का जो यूज है ना, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ती है तो, मैंडेटरी नहीं है कभी भी। पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, मतलब बाई लगा के जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना वो मैंडेटरी नहीं है।
जरूरत हो तो लगाओ, ना तो ना लगाओ। अभी हमें इसमें नहीं बताना कि कौन चला रहा है, हमें सिर्फ ये बताना है कि कार चलाया गया, किसी ने भी चलाया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, द कार हैज बीन ड्रिवन फॉर 3 आवर्स। हाँ, फॉर लास्ट 3 आवर। क्या, द कार हैज बीन 2 बार बी क्यों आएगा, आता हूं मैं उस पर, आ रहा हूं मैं, समझ गया हूं मैं। बीई, बी जो है वो होने का वाला फॉर्म होता है, होना। बी का ही फॉर्मेट है इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज एंड वर पास्ट में। तो बी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब यूज करते हैं तो उसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है बीन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बी प्लस आई एन जी, बी ई आई एन जी। अब तुमने एक तो फोर्थ फॉर्म भी लिख दिया बीइंग, और उसके साथ एक और फॉर्म लगा दिया बीन। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन इंग्लिश, रिटर्न और बैक नहीं होता है। हाँ, तो बीन और बीन नहीं होगा, ठीक है। इतना बीन बजाओगे तो नहीं चलेगा काम, ठीक है। हाँ भाई, अब बताओ क्या बोल रहे थे। हाँ, ड्रिवन, अच्छा अगर ड्राइविंग होता तो लास्ट आ जाता। हाँ हाँ भाई, फोर और सिंस में क्या आ गया यहाँ पे है, फोर एंड सिंस में क्या आना चाहिए यहाँ पे, टाइम को लेकर के आखिरी पार्ट इसका, इस सेंटेंस का आखिरी पार्ट जो जनरली सेंटेंस में होता है। पहले तो आपने टेंस देखना होता, उसके बाद ही आप किसी चीज पे जाओगे, ठीक है। अब इसको प्रेपोजिशन कह लो या फिर टाइम कह लो, एक ही बात है। तो फोर कब यूज करते हैं, जब पीरियड ऑफ टाइम शो करना हो, लेकिन जब एग्जैक्ट टाइम शो करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, सिंस, ठीक है। और एग्जैक्ट टाइम की श्योरिटी कैसे होगी, कैसे पता करेंगे कि ये टाइम एग्जैक्ट है। अभी इसमें तुमने कैसे बोला कि ये एग्जैक्ट सिंस आएगा, या ये कह लो कि एग्जैक्ट टाइम है, क्योंकि इसमें वर्ड क्या यूज किया गया है, लास्ट, लास्ट 3 आवर्स, है ना। तो यहाँ पे 4 नहीं आकर के क्या आएगा, सिंस। लेकिन अगर मैं यही किसी सेंटेंस में, इसमें नहीं, कार वाले में नहीं, सुनो तो है, टिक कर लो, घर बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इस किसी और सेंटेंस में 3 साल के जगह मैं 40 साल कर दूं, इसको 40 ईयर्स कर दूं, और इसमें भी लास्ट लगा हुआ है, तो अब सिंस आएगा कि 4 आएगा, अब आएगा 4, क्योंकि पीरियड और मतलब जो एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट, ये दोनों अपनी जगह पे जरूरी है, बट इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होगा वो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। 40 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो 40 साल बहुत बड़ा पीरियड होने की वजह से लास्ट के बावजूद हम 4 लगा दो, ठीक है। तो ऐसा रट्टा मत मारना कि जहां भी लास्ट आ गया वहां पे सिंस ही आएगा, गलत कर दोगे कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। प्रेफरेंस देंगे, लैंग्वेज है ना, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चीजें बदल जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम एप्रोप्रिएशन देखते हैं कि एप्रोप्रिएट क्या होगा, ठीक है। तो 40 ईयर्स अगर लास्ट के साथ आ रहे हैं तो वहां पे सिंस नहीं होके 4 आएगा, ठीक है। कोई डाउट, पक्का, इसमें नोट करना है, फटाफट नोट करिए इसको। जो स्टार्टिंग में सवाल पूछा था कि इडियम, फ्रेजेस और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, इडियम, फ्रेजेस एंड सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। इडियम फ्रेज फ्रेज होती है, इडियम इडियम होता है, फ्रेज फ्रेज होता है, और अच्छा एग्जाम्पल दो चलो फ्रेज का। ऑन द रॉक्स, ठीक है, और ऑन द रॉक्स ओपन द डोर, ऑन अकाउंट। ये जो बोल रहे हो ना, इसका मीनिंग बताना है, अभी ध्यान रखना।
हाँ, ऑन द रॉक्स का क्या मतलब है इंग्लिश में बता, इंग्लिश में बता। विद आइस, और ऑन अकाउंट मैं क्या लिखूं ये बता। हाँ भाई, और बताओ। क्या बार्गेन फॉर, इसका मतलब कॉल, कॉल ऑन, इसका मतलब क्या है पे विजिट। ठीक है, हो गया, बस इतना काफी है मेरे लिए समझाने के लिए। ठीक है, ऑन अकाउंट ओविंग टू समथिंग। ठीक है, हूं क्या? ठीक है, अब इसमें कौन सा क्या है ये बताओ। इडियम क्या, इडियम क्या है ये बताओ। फ्रेज कौन सा है? सारे, चारों के चारों क्या है? फ्रेज है। सेंटेंस कोई सा भी नहीं है, सेंटेंस कोई भी नहीं है। ठीक है, और इडियम कौन सा है? इडियम कोई सा भी नहीं है। ये क्या है? ठीक है, और ये तीनों प्योरली क्या है? फ्रेज है। फिर प्रोवर्ब क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लो कोक्तिया, ऐसे ही समझ लेना। ठीक है, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है मेरी, गलती लिखा हूं मुझे पता है ना। क्या होगा सही बताओ। अच्छा, ऐसे लोकोक्ति। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में YAN कर देंगे हम, है ना। ठीक है, चलो। लोकोक्तिया वर्ड लोक से आया है। लोक, लोक का मतलब लोकल। ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कोई कहावत होती है। ठीक है, जैसे अभी तो सब आप आसपास के ही हो, लेकिन एक वो आदमी है वो दूर का है। ठीक है, वो यूपी के बिल्कुल, हाँ, तो उसको अगर घर वाले ताना मारेंगे तो अपनी लैंग्वेज में मारेंगे, है ना। क्या बोलते हैं वैसे घर वाले? उसको भोजपुरी में कुछ और बोलेंगे, हरियाणवी में, अच्छा पड़े पड़े खा रहा है ना कोई, तो उसके लिए हरियाणवी में अलग तरीके से ताना मारा जाएगा, पंजाबी में अलग तरीके से ताना मारा जाएगा। ठीक है, हिंदी में अलग तरीके से, अपने इधर मारवाड़ी वगैरह में अलग लैंग्वेज में। क्योंकि लोक है यानी लोकल है, तो उस लैंग्वेज में उसको बोला जाता है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब वो एक पर्टिकुलर रीजन में फेमस होता है। ठीक है, वो वहां से ओरिजिनेट होता है। अब उसके बाद अगर वो यूनिवर्सली यूज होता है तब भी उसको हम प्रोवर्ब ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे लिविंग इन रोम, लिविंग इन रोम डू एज रोमन्स डू, मतलब वाइल लिविंग इन रोम डू एज रोमन्स डू। तो रोम में रह, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पानी में रह के बैर। अरे मीनिंग अलग है, लेकिन शब्द वर्ड का फॉर्मेशन डिफरेंट है। पानी में रह के मगर से बैर का मतलब क्या है? कि जहां रह रहे हो ना, वहां के रहने वालों से बैर नहीं करना चाहिए। तो जहां रह रहे हो वैसे ही रहना चाहिए। मीनिंग सबका वही है, समझ गए? मीनिंग तो सभी का सेम है। तो क्या इसको हम फ्रेज कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते?
फ्रेज तो कुछ भी हो सकता है, फ्रेज तो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीनिंग दे उसको कह सकते हैं। सेंटेंस का दूसरा एक और वर्ड यूज होता है सेंटेंस की जगह पे, क्लॉज। क्लॉज, ठीक है, समझ गए? ठीक है, इसको लिख लिया या मिटा दूं? नहीं, इडियम का मतलब लिटरल से डिफरेंट होता है। अब जैसे कॉल है, कॉल में तो आप समझ सकते हो कि हाँ बुलाने की बात हो रही है, ठीक है, या बार्गेन का मतलब हो गया कि कुछ और है। यहाँ पे रॉक्स का मतलब क्या है? जैसे बाई एंड बाई है, बाई एंड बाई का मतलब क्या होता है? हाँ, बैक एंड फोर्थ, बार बार, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसको तो आप मीनिंगफुली निकाल सकते हो कि क्या होगा, लेकिन ऑन द रॉक्स तो पत्थर हो गया, यहां मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो इडियम वो होता है जो लिटरल मीनिंग से डिफरेंट हो। कुशाग, इडियम क्या होता है? लिटरल मीनिंग से डिफरेंट हो। तो अगर इडियम नहीं पता तो अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि वो होता कुछ और है, मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है। खाली फ्रेज हो जिसमें हम एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं, नाउन का फ्रेज होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? नाउन का फ्रेज हो गया, उसमें आप लिटरल मीनिंग से थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हो, वो खाली फ्रेज होगा, ठीक है। और प्रोवर्ब लोकल रीजन्स पे फेमस जो सेइंग्स होती है वो होती है, ठीक है। इज इट क्लियर दीपक? क्लियर? आज का लास्ट पार्ट, ठीक है, सेंटेंस का जो मेन, हाँ, हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर कह सकते हो, ठीक है, और दूसरा मीनिंग, ठीक है। तो मीनिंग वाइज हम एसर्टिव होता है, एसर्टिव का मतलब स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, ठीक, समझ गए? दूसरा, इस पूरे एसर्टिव का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ब। और ठीक इसके अपोजिट, अपोजिट क्या होगा? दूसरा, इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय सब्जेक्ट। अगर ये नहीं है तो फिर वो इंटेरोगेटिव नहीं है, समझ गए? अगर ये नहीं है तो इंटेरोगेटिव नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कहूं व्हाट यू आर डूइंग, तो क्या ये सेंटेंस है? व्हाट यू आर डूइंग हियर, यहां लगा दो, क्या ये सेंटेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यू और ये, इसका इक्वेशन ठीक नहीं है। अगर इसी के जगह व्हाट आर यू कर दूं तो ये सही है, ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा सब्जेक्ट के, तभी जाकर के होगा। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, ये मीनिंग को थोड़ा सा इंटेंस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बट ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा टाइप ऑफ वो है एसर्टिव और इंटेरोगेटिव के अलावा? इसके अलावा इंपेरेटिव है, उसके अलावा ऑप्टेटिव है, और फिर एक्सक्लेमेटरी है, और लास्टली क्वेश्चन टैग है। इस क्वेश्चन टैग से कंटिन्यूअसली मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो जो लास्ट में नहीं पढ़ा था हमने, जो बताया था कि एरर इसमें ज्यादातर सी में ही होता है, ठीक है, तो ये है, ठीक है। उसके अलावा अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो पहला होता है सिंपल। सिंपल का मतलब वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। फिर उसके बाद आएगा कंपाउंड। कंपाउंड का क्या मतलब होता है?
दो का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो हाँ, मोर देन वन सब्जेक्ट एंड देयर प्रेडिकेट, एक ही सब्जेक्ट के दो प्रेडिकेट नहीं होंगे, अपना इंडिविजुअल प्रेडिकेट होगा, इंडिपेंडेंट होंगे सारे सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि वन प्लस सिंपल सेंटेंसेस, वन प्लस सिंपल सेंटेंस मतलब मोर देन वन सिंपल सेंटेंसेस एक साथ, वो कंपाउंड हो गया। और तीसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब हुआ? इसमें दो क्लॉज होते हैं, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा इसके ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस इसमें यूज होते हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होता है, दो तरीके के मेनली कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और मीनिंग के बेसिस पे एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है जो पेयर वर्ड में यूज होता है, जिसके बेसिस पे बहुत ज्यादा स्पॉटिंग एरर्स बनते हैं, ठीक है। कोई डाउट? हाँ, वो कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउन में भी आ जाएंगे और वो कोरिलेटिव कंजंक्शन में भी आ जाएंगे। एनी डाउट? श्योर? मिटा रहा हूं मैं इसे और आखिरी पार्ट बता रहा हूं मैं। अब अभी जो है ना पक्का वाला लास्ट है, ठीक है। दो चीजें बतानी है, क्वेश्चन टैग वाला और दो। एक तो इंपेरेटिव का ध्यान रखना है आपने। इंपेरेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इसमें तीन कैटेगरी हम यूज करते हैं। एक जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जो कि जैसे गो आउट, वर्ब से स्टार्ट होता है। एक नेगेटिव होता है जो डू नॉट से स्टार्ट होता है, जैसे डू नॉट गो आउट। एक तीसरा होता है, तीसरा कौन सा होता है? लेट टाइप। तीसरा होता है लेट टाइप, और यहीं से स्पॉटिंग एरर बनता है, ठीक है। वो हीरो है क्लास का, नोट्स खोल के एकदम, ठीक है। अब इसमें ट्रिक क्या है कि लेट के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं? मीनिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही। प्रोनाउन में क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पर्सनल, हाँ, प्रोनाउंस। अब इसमें जो एरर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज किसको करता है? यू के साथ। क्यों यू ही क्यों? हाँ, क्योंकि यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, ये पॉजेसिव में जाकर के चेंज होता है। आई, मी एंड माई, ये इसमें डिफरेंट हो जाता है। राम एंड राम्स, ये इस तरीके से। ये नाउन का केस है, ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, ठीक है, नाउन भी कर लो, यहां पे होगा कौन सा फॉर्म? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यानी कि ये नॉमिनेटिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और ये पॉजेसिव फॉर्म है, ठीक है। तो ये यूज करना होता है हमने, ठीक है। यू एंड आई, आगे कर दूं, लेट यू एंड आई गो आउट। क्या ये सही है? हाँ, क्या ये सही है? नहीं है ना, क्योंकि लेट के साथ क्या यूज करते हैं? लेट यू एंड मी। चूंकि यू आ जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, यू एंड आई, ये वाला हमें लगता है, जबकि हमें चाहिए ये वाला यू एंड मी वाला। हाँ सर, यू एंड आई की जगह हमें अस लगाना नहीं है, हमें अस लगाना नहीं है, मेरे को यू एंड आई दोनों मेंशन करना है।
अब बता, तब तो मी ही यूज करेंगे। हाँ, इसीलिए नहीं करना है, ठीक है। हाँ, गो आउट, बाहर जाओ, गेट आउट। डू नॉट आया है ना, डू नॉट से नेगेटिव हो गया और पॉजिटिव सिर्फ इससे, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं। दूसरा जो वर्ड है, जो दूसरी चीज है, ऑप्टेटिव से रिलेटेड है। किस चीज से है? ऑप्टेटिव केस से। ऑप्टेटिव सेंटेंस किस चीज के लिए होता है? ऑप्टेटिव में विशेष होता है, प्रेयर होता है, ड्रीम होता है, इमेजिनेशन होता है। इसमें जो दो लास्ट के हैं, ड्रीम एंड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों को सफल करके देखना, कि काश की दीपक क्या होता, बता? प्रेसिडेंट होता। काश की ये एमएलए होता, ठीक है। तो इस केस में हम किसी भी तरीके का कोई भी सब्जेक्ट हो, हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? वर। टेंस चाहे सेंटेंस चाहे प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? वर, ठीक है। और ये बहुत कॉमन वो आता है, इफ आई वर, इफ ही वर, ठीक है, कि अगर वो होता तो, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इफ लगा के, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर। इसका एक दूसरा वर्जन भी है, इसका एक दूसरा वर्जन है, किसको पता है? इसी सेम सेंटेंस को एक है नहीं, इसी फॉर्मेट को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, वर आई, ठीक है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये फॉर्मेट, और यहां पे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों सेम है। इफ आई वर अ डॉक्टर इज इक्वल टू वर आई अ डॉक्टर, ठीक है। और ये वर आई अ डॉक्टर जो है वो अफर्मेटिव है, फुल स्टॉप से बंद होगा ये। दिस इज नॉट इंटेरोगेटिव। कोई डाउट? पक्का? हाँ, अभी कोई थैंक यू नहीं यार, अभी कोई थैंक यू नहीं। मैंने बोला ना कि ये पक्का वाला लास्ट है। हाँ, तो पक्का वाला लास्ट है क्वेश्चन। यस, टैग इजी पार्ट है। क्वेश्चन टैग में दो सेंटेंस होते हैं। कितने होते हैं? दो सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस इसमें क्या होगा? स्टेटमेंट, ठीक है। और स्टेटमेंट के बेस पे एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। इसकी दो रिक्वायरमेंट है, पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा प्रोनाउन। पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन है ये मैच करना चाहिए स्टेटमेंट के सब्जेक्ट से। ये प्रोनाउन जो है वो स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे रोहित इज प्लेइंग, ठीक है। अब रोहित के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इजंट ही, ठीक है। और अगर इसके जगह रोजी होती तो रोजी इज प्लेइंग, तो इसके जगह इजंट शी। समझ गए? अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या समझ आ रहा है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होने चाहिए, ठीक है। और इसका रूल कहता है कि स्टेटमेंट के बेस पे बनेगा, तो अल्टीमेटली एरर कहां जाकर के निकलेगा? पार्ट बी में या फिर पार्ट सी में, क्योंकि पार्ट सी के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट को चेंज कर ही नहीं सकते। समझ गए? इसलिए बताया था कि इसका एरर जनरली सी में होगा, या तो नो एरर होगा। पढ़ लेना,
ये नहीं कि सर ने बोला था सी में ही होगा और सेंटेंस करेक्ट दिया हो, ठीक है, और तुम उसको करके आ गए कि हो गया। ठीक है, कोई डाउट? पक्का? बस ये लास्ट था, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और जा करके पढ़ो फिर अपना, ठीक है, चलो।